चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है मशहूर हिंदी लेखक रामधारी सिंह दिनकर का। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। ये एक खोज है, इस बात की खोज कि कोई संस्कृति अपनी जड़ों से, अपने देश से हजारों मील दूर जाकर भी कैसे ना सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। तो निकलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। दिनकर जी ने जो कहा, इसी एक लाइन में देखिए इस पूरी कहानी का सार छिपा है। ये एक खोज थी अपनी ही संस्कृति की ताकत की। और सवाल भी यही था कि भाई कैसे, आखिर कैसे कोई संस्कृति अपनी मिट्टी से इतनी दूर एक बिल्कुल नए देश में जाकर भी इतनी जिंदादिल रह सकती है। तो यात्रा शुरू होती है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यह सफर सीधे मॉरिशस का नहीं था, बीच में एक बहुत ही अहम पड़ाव था, केन्या का शहर नैरोबी। और ये पड़ाव मॉरिशस पहुंचने से पहले एक बहुत जरूरी भूमिका निभाने वाला था। और देखिए, ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था, पूरी तैयारी के साथ सोची समझी यात्रा थी। दिल्ली से मुंबई और फिर नैरोबी में 1 रात और 2 दिन का स्टे। बड़ी दिलचस्प बात है ना कि लेखक ने मॉरिशस के भारतवंशियों से मिलने से पहले अफ्रीका के शेरों से मिलना जरूरी समझा। शायद वो संस्कृति की कहानी समझने से पहले प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत को अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे। तो ठीक है, पहले पड़ाव पर चलते हैं, नैरोबी। यहां का जो अनुभव था वो नेशनल पार्क का था, लेकिन ये सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो मानो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का दरवाजा खुल गया था। देखिए, लेखक एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई चिड़ियाघर मतलब जू नहीं था। यहां जानवर पिंजरों में बंद नहीं थे, वो अपने असली घर में थे, एक बहुत बड़े खुले जंगल में, आजाद। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही आने वाले अनुभव को बहुत बहुत गहरा बनाने वाला था। और फिर इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ जो लेखक के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। एक ऐसा सामना जिसने इंसान होने के घमंड को, कह सकते हैं, एक पल में चूर चूर कर दिया। वो खुद लिखते हैं, वहां जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। सोचिए जरा इन शब्दों की गहराई, कि ऐसा क्या देख लिया होगा। जंगल के राजा के सामने इंसान का वजूद आखिर है ही क्या? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें बिना कुछ कहे मिलने वाला था। तो नज़ारा कुछ यूं था, 7-8 शेर आराम से लेटे हुए, और उनके चारों तरफ 8-10 टूरिस्ट गाड़ियां खड़ी हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उन शेरों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल बेपरवाह। शेरों का वो शाही अंदाज, वो पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का तरीका, उसने लेखक को एहसास दिलाया कि वो कितने कितने मामूली हैं। उन्हें लगा कि हमारा वहां होना न होना बराबर था, जैसे हम हवा हों। और फिर जंगल का असली खेल शुरू हुआ। 2 शेर धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ने लगे। निशाना कौन था? दूर हिरणों का एक झुंड। और हिरण वो सब एकदम पत्थर बन गए। उन्हें पता था, जो भागा, जो झुंड से अलग हुआ, वो मारा जाएगा। शिकारी और शिकार के बीच का ये जो साइलेंट ड्रामा था, ये जो तनाव था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लेखक को लगा कि अब यहां से निकलना ही बेहतर है। तो चलिए अब उस तनाव भरे जंगल को पीछे छोड़ते हैं। अफ्रीका से निकलकर अब हम पहुंचते हैं हिंद महासागर के एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप पर। नैरोबी के उस रोमांच और तनाव के बाद मॉरिशस में एक बिल्कुल ही अलग अनुभव इंतजार कर रहा था। 5 घंटे की फ्लाइट के बाद जब वो लैंड हुए तो रात के 10 बज रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ, उसने एक झटके में सब बदल दिया। उन्हें फौरन ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे देश में नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी छोटे से हिस्से में आ गए हैं। तो कैसा है ये द्वीप, ये मॉरिशस? छोटा सा है, करीब 720 वर्ग मील का। इतना छोटा कि द्वीप के किसी भी कोने में चले जाइए, समंदर आपसे 15 मील से ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता। चारों तरफ बस पानी ही पानी और हरियाली। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सबसे जरूरी है। कह सकते हैं कि यही इस द्वीप की आत्मा है। यहां के 67% आबादी भारतीय मूल की है। जी हां, 67%। और बस यहीं से शुरू होती है छोटे हिंदुस्तान की असली कहानी। और इसमें एक और बात जोड़ लीजिए, इस भारतीय आबादी में से 53% लोग हिंदू हैं। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना?
एक छोटा सा टापू जहां की 2/3 आबादी भारतीय है और आधे से ज्यादा आबादी हिंदू। तो ये वाकई हिंद महासागर में एक छोटा हिंदुस्तानी तो हुआ। और यही चीज मॉरिशस को इतना खास बनाती है। मतलब इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ तो इसकी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती है, तभी तो इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। और दूसरी तरफ इसकी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, जिसकी जड़ें सीधी भारत से जुड़ी हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर मॉरिशस को ये जो छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है, वो क्यों? सिर्फ आबादी की वजह से? नहीं, इसका जवाब तो वहां के गलियों में, गांवों के नामों में और लोगों की जुबान में छिपा है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो जिंदा सबूत है उस गहरे रिश्ते के। राजधानी पोर्ट लुए में ही देखिए, कलकत्ता और मद्रास नाम की सड़कें मिल जाएंगी। काशी नाम का तो पूरा एक मोहल्ला ही है। और तो और गोकुल और ब्रह्मस्थान जैसे नाम वाले गांव भी हैं। मतलब हर कदम पर भारत की एक झलक। अच्छा, अब जरा यहाँ की भाषाओं की दुनिया देखिए, बड़ी दिलचस्प है। ऑफिशियल भाषा तो अंग्रेजी है, कल्चर की भाषा फ्रेंच है और आम बोलचाल की भाषा है क्रेओल, जो फ्रेंच और दूसरी भाषाओं का मिक्सचर है। लेकिन क्रेओल के बाद जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है भोजपुरी। जी हाँ, अपनी भोजपुरी। ये उन लोगों की विरासत है जो सालों पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से यहाँ लाए गए थे। मॉरिशस की पूरी इकोनॉमी गन्ने की खेती पर टिकी है और इस इंडस्ट्री की सफलता का सारा क्रेडिट उन भारतीय मजदूरों की मेहनत को जाता है, जिनके बिना ये द्वीप आज जैसा है वैसा कभी नहीं होता। इसीलिए उन्हें मॉरिशस की असली ताकत कहा जाता है। चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी इस संस्कृति को सिर्फ बचाया ही नहीं गया, बल्कि आज उस पर गर्व भी किया जाता है। सोचिए, उस वक्त जो मालिक थे वो चाहते थे कि ये भारतीय अपनी पहचान छोड़ दें, बदल लें। लेकिन इन लोगों ने जुल्म सहे, लालच को ठुकराया, पर अपनी संस्कृति पर डटे रहे। और नतीजा ये हुआ कि जिस द्वीप पर उन्हें मजदूरी करने भेजा गया था, उसी द्वीप को उन्होंने एक छोटे हिंदुस्तान में बदल दिया। और ये संस्कृति सिर्फ पुरानी कहानियों या किताबों में नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी में जिंदा है। हर बड़े गांव में एकदम साफ सुथरे शिव मंदिर मिलेंगे। घरों में आज भी रामायण का पाठ होता है, उसके गीत गाए जाते हैं। और शिवरात्रि का त्योहार तो परी तालाब नाम के एक पवित्र झील पर इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है कि मानो पूरा द्वीप एक साथ आ जाता है। तो आखिर में दिनकर जी की ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो क्या चीज़ है जो किसी संस्कृति को अपनी ज़मीन से हज़ारों मील दूर एक बिल्कुल अनजान माहौल में न सिर्फ जिंदा रखती है, बल्कि उसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन मॉरिशस की ये कहानी हमें ये ज़रूर दिखाती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है।